औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अभी वो पीड्स है, डिप्टी 10th, और टॉपिक है इन्फेंट रिफ्लेक्सेस एंड स्टीरियोटाइपीज़। रिफ्लेक्सेस का जिक्र हम पहले भी करते आए हैं, हमने पहले भी मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग, सकिंग रिफ्लेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आज भी हम इनको देखेंगे और दो किस्म के मेन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और पोस्चरल होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है पुराना किसी चीज़ का, यानी इन यूट्रा लाइफ के अंदर, यानी बिफोर बर्थ ये रिफ्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं और आफ्टर बर्थ शो हो रहे होते हैं, एग्जिबिट हो रहे हैं। और पोस्चरल तो आफ्टर बर्थ ही होते हैं, जो कि आप राइट पोस्चर को मेनटेन करने के लिए होते हैं। मज़ीद बातें हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने नोट कर ली हुई हैं, बिल्कुल एज इट इज़ स्लाइड से लिखा है, स्लाइड भी कंसल्ट करेंगे जो लिखा हुआ है वो भी, और इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं। व्हाट आर इन्फेंट रिफ्लेक्सेस? अब वो हमें इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि इनवॉलंटरी स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट और रिस्पॉन्सेज टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। इनवॉलंटरी इसलिए कह रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, 3 माह का बच्चा है, 4 माह का बच्चा है, अब उसको नहीं पता कि उसने क्या मूवमेंट करनी है। लेकिन 1-2 महीने का भी बच्चा, अगर हम उसके लिप्स के साथ कोई चीज़ टच कर रहे हैं, फूड पार्टिकल या कुछ भी टच कर रहे हैं, तो वो उसको सकिंग करेगा, ठीक है। यहाँ उसके चिन के ऊपर हम उसके चीख के ऊपर उसको जब हम टच करते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्सेस को कहते हैं, जब हम उसकी चीख के ऊपर हाथ भी लगाते हैं तो उस तरफ अपना हेड को टर्न कर लेता है। तो ये वो जानबूझ के नहीं बल्कि इनवॉलंटरी उसके साथ हो रहा है ये, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट रिस्पॉन्स होता है टू द पर्टिकुलर स्टिमुलाई। हमने पहले कोई स्टिमुलस दिया है, ठीक है, हमने कोई स्टिमुलस पहले दिया है, हमने टच किया उसकी चीख के ऊपर, तब उसने अपना चेहरा उस तरफ मूव कर लिया, अपना हेड भी मूव कर लिया। तो दिस इज़ वर्ड, हमने एक स्टिमुलस दिया है और फिर उसके नतीजे में रिस्पॉन्स है। तो इनवॉलंटरी स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। फिर क्या आ जाता है, डोमिनेंट मूवमेंट फ्रॉम ड्यूरिंग द लास्ट 4 months ऑफ द प्री नेटल लाइफ एंड फर्स्ट 4 months आफ्टर बर्थ। तो ये रिफ्लेक्स की एक्चुअली वो डेफिनेशन ही बता रहे हैं कि ये डोमिनेंट मूवमेंट होती है, ठीक है। MCQ आएंगे अभी, चूँकि क्विज़ है वो MCQ बेस्ड है, तो हम MCQ के तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि डोमिनेंट मूवमेंट होती हैं और फ्रॉम ड्यूरिंग द लास्ट 4 months ऑफ प्री नेटल लाइफ, यानी प्री नेटल लाइफ की बात करें, यानी गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी के जब लास्ट 4 months रह जाते हैं उसके दौरान से ये वो शुरू होता है और फर्स्ट 4 months आफ्टर बर्थ ये मूवमेंट्स बेबी शो कर रहा होता है, ठीक है। फिर अगर सब कॉर्टिकली बिलो द लेवल ऑफ हायर ब्रेन सेंटर, मतलब ये सब कॉर्टिक्स हमारा हायर ब्रेन सेंटर है, उसने कहा ये सब कॉर्टिकली ये मूवमेंट्स अकर होती हैं, ये ब्रेन का वो पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है, बिलो द लेवल ऑफ हायर ब्रेन सेंटर्स। इन्फेंट वर्सेस लाइफ स्पैन रिफ्लेक्सेस, कुछ सिर्फ इन्फेंट 1 साल तक, इन्फेंट 1 साल के बच्चे तक को कहते हैं ना, और कुछ लाइफ स्पैन तक रहते हैं, तो वो हम इनके बारे में देख लेते हैं कि मोस्ट इन्फेंट रिफ्लेक्सेस डू नॉट लास्ट बियॉन्ड द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहते, और ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर किसी बच्चे का कोई रिफ्लेक्स 1 साल के बाद रह रहा है, मतलब जो इसकी एग्जैक्ट टाइम थी उसके बाद अगर वो रिफ्लेक्स शो हो रहा है, तो वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। वो CP चाइल्ड के अंदर हो सकता है कि सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, तो रिफ्लेक्सेस उनके देर तक हमने उनको ख़त्म कराना होता है, क्योंकि फिर वो नॉर्मल चीज़ नहीं रहती। तो लिखा हुआ लास्ट बियॉन्ड द फर्स्ट ईयर। फिर इन्फेंट रिफ्लेक्सेस में नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर, लिखा हुआ है कि कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होते, मे बी इनहिबिटेड बाय द मैच्योरिंग CNS। तो रिफ्लेक्सेस के बारे में लिखा हुआ है कि ये रिफ्लेक्सेस इनहिबिट हो सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं बाय मैच्योरिंग CNS। जब CNS मैच्योर हो गया, ब्रेन डेवलप्ड हो चुका है, तो वो रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं। अब उन देखें बच्चा उसके लिप्स के साथ कोई चीज़ टच करें तो अब वो अपनी मर्ज़ी से सक करेगा या अपनी मर्ज़ी से वो फूड इनटेक करेगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बल्कि वो चीज़ वॉलंटरी हो जाती है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है। तो मे बी इंटीग्रेटेड इन द न्यू मूवमेंट्स, और कुछ रिफ्लेक्सेस नई मूवमेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा है, तो उसके अंदर स्टेपिंग रिफ्लेक्स होता है, मतलब उसको अगर आप खड़े करें हार्ड सरफेस के ऊपर या अपनी गोद में खड़ा करें तो वो अपना डिसेंड करेगा और अपलिफ्ट करेगा अपने पाँव को, तो वो इस तरह एक किस्म का जिस तरह स्टेप ले रहा होता है। लेकिन फिर 3-4 महीने के, जब वो 3-4 मंथ्स का होता है तब वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाती है। तो यही उन्होंने हमें बता दिया, फिर बाद में दोबारा आती है जब वो 1 साल का होता है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं कि कुछ कुछ देर के लिए ये ख़त्म हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस, फिर आते हैं और ये फ्यूचर मूवमेंट के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चे को।
रिफ्लेक्सेस डेट इंड्योर आर कॉल्ड लाइफ स्पैन। जो रिफ्लेक्सेस हमेशा रहते हैं, इंड्योर करते हैं, उनको हम लाइफ स्पैन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जैसे कि अब उन्होंने हमें दो बता दिए, नी जर्क रिफ्लेक्स बता दिया। जैसे कि नी के ऊपर हल्का सा जर्क दें तो नी आगे से एक्सटेंशन करेगा, तो ये एक रिफ्लेक्स है जो कि रहता है। नी जर्क हमने देखा है। इसके अलावा फ्लेक्स विड्रॉल रिफ्लेक्स, ये वही है कि अगर आप किसी गर्म चीज़ पर, किसी फ्लेम पर हाथ आपने रख दिया और फ़ौरन से विड्रॉ कर लिया अपने हाथ को, फ्लेक्स कर लिया, वो फ्लेक्स कर लिया। इसी तरह अगर आप चल रहे थे तो पाँव में कोई नुकीली चीज़ आ गई है, तो उसको आपने अचानक से अपना पाँव विड्रॉ किया, फ्लेक्स कर लिया, हिप को भी, नी को भी, तो ये क्या है, ये फ्लेक्स विड्रॉल। और ये हमेशा रहते हैं, ये नहीं कि ये 1 महीने का बच्चे के अंदर होगा। या ये आप जब भी देखोगे कि गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लग गया तो आप अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने देख लिया। इसके अलावा उन्होंने रिफ्लेक्सेस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इन्फेंट रिफ्लेक्सेस एंड स्टीरियोटाइप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए ये रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये स्टीरियोटाइपीज़ हैं, स्टीरियोटाइपीज़ भी हम, ये भी इनवॉलंटरी मूवमेंट ही होती हैं। और प्लान्ड और पैटर्न, प्लान तो नहीं हम कहेंगे लेकिन पैटर्न में होती हैं, ये भी, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ें, ये दोनों रिफ्लेक्सेस भी और स्टीरियोटाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर आगे आगे है जी, वाई इज़ द स्टडी ऑफ इन्फेंट रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट। हम क्यों पढ़ रहे हैं, इधर एक दो MCQ हमें मिल सकता है यहाँ, जो कि कोर्स हम पढ़ रहे हैं डिप्टी 10th का। तो वाई इज़ द स्टडी ऑफ इन्फेंट रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट। तो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट फॉर लास्ट 4 months प्री नेटली एंड फर्स्ट 4 months पोस्ट नेटली। तो ये एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, ये इन यूट्रो लाइफ में, यानी प्री नेटल इसको कहते हैं, यानी बिफोर बर्थ, जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल की, ये तब भी ये बच्चा ये मूवमेंट शो कर रहा होता है, ठीक है। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट होती है, लास्ट 4 month में एक्चुअली ये शुरू करता है, प्री नेटली यानी बिफोर बर्थ, एंड फर्स्ट 4 months पोस्ट नेटली। तो ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट यही होती है। फिर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया, ये क्रिटिकल होते हैं फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। अगर ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ना होते तो बच्चा सर्वाइव कैसे करता। मिसाल के तौर पर सकिंग रिफ्लेक्स ना होता तो वो फिर मिल्क कैसे लेता, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स ना होता तो वो स्टेपिंग ना करता, ये बाकी सब मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके सर्वाइवल के लिए कुदरत ने रखी हुई हैं। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी तरह पोस्चरल रिफ्लेक्सेस बिलीव टू बी फाउंडेशन फॉर लेटर वॉलंटरी मूवमेंट्स। और जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं हम आगे देखेंगे। आई थिंक सो स्विमिंग इसके अंदर आ रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद ध्यान से देखेंगे। जो भी पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं, वो पुल अप रिफ्लेक्स है, चाहे जो भी है, लेब्रिंथाइन है। लेब्रिंथीन के अंदर हमने यही देखा हुआ है कि बच्चे को, वो अपने आप को अपराइट होने की कोशिश करेगा, हम उसको साइड पर टिल्ट कर रहे होंगे, ऐसे जिस तरह किसी चीज़ को टिल्ट करते हैं, गिरा नहीं रहे होते, लेकिन वो अपने हेड को मिड लाइन में लाने की कोशिश करेगा, वो अपोजिट साइड पे मूव करेगा, तो ये पोस्चरल में आ जाता है, ठीक है। तो ये पोस्चरल रिफ्लेक्सेस के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये फॉर द लेटर वॉलंटरी मूवमेंट्स। बात हमने प्रिमिटिव की बात की, तो प्रिमिटिव के लिए का ये सर्वाइवल के लिए अच्छा है, ये MCQ आपने देख लिया। दूसरा हम देख सकते हैं जी, पूछा जाए कौन से रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि बाद में लेटर वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसके लिए आपने पोस्चरल को चूज़ करना है। पोस्चरल रिफ्लेक्सेस कीप द बॉडी अपराइट एंड अलाइंड। पूछा जाए कौन से रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जी, प्रिमिटिव या पोस्चरल, इन दोनों में से कौन से हैं जो कि बॉडी को अपराइट और अलाइन रखते हैं, तो पोस्चरल बॉडी को अपराइट और अलाइन रखते हैं। आगे हम इंशाल्लाह इसकी मिसाल भी देखेंगे। दीज रिफ्लेक्सेस आर ट्रिगर्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी एंड बिगन टू डेवलप आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न। मतलब इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट भी हो रहा था। अपराइट रहने के लिए आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा आपको डाउनवर्ड अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन आप मसल्स आपके स्ट्रेंथनिंग हो रही है, आपके मसल डेवलप हो रहे हैं, तो आप अपराइट रह रहे हो ना। तो ये रिफ्लेक्सेस ट्रिगर होते हैं बाय द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द बॉडी एंड बिगन टू डेवलप आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। तो ये आफ्टर बर्थ होते हैं, ये पहले नहीं होते। पोस्चरल रिफ्लेक्सेस ग्रेजुअली रिप्लेस द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। पहले प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस थी तो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस उनको बाद में रिप्लेस कर लेते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं, प्रिमिटिव की जगह पोस्चरल आ जाते हैं। अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, डिसऑर्डर्स। मतलब अगर अपीयरेंस है या डिसअपीयरेंस होगी रिफ्लेक्सेस की, एक खास वक्त, एक उन्होंने एक टाइम स्पेसिफिक है ना, एक वक्त बता दिया कि 3 माह तक ये रिफ्लेक्स रहेगा। अगर 3 माह के बाद 4-5 महीने के अंदर भी बच्चे के ये शो हो रहा है, तो यानी उसको ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर पहले ही ख़त्म हो गया तब भी इसका ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली।
फिर आ जाता है जी रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस इन सर्वाइवल। इन्फेंट रिफ्लेक्सेस को हम इनका सर्वाइवल में हमने बात की थी कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सर्वाइवल के लिए हैं, तो आगे उन्होंने हमें मिसाल भी दे दी है। इन्फेंट रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। जो भी इन्फेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका हम प्रिमिटिव कहते हैं। फिर उन्होंने हमें यहाँ लिखा एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स हमेशा याद रखना है कि जब बेबी स्लीप पोजीशन में आता है ना, बॉय नैरो पोजीशन में आ जाता है, जिधर वो अपना सर रखता है ना, उधर अपने बाजू को उसने एक्सटेंड कर दिया होता है, उस साइड पे बाजू सीधा होता है, दूसरे वाला थोड़ा फ्लेक्स होता है। इसकी पिक्चर्स भी अगर मैं आपको लेक्चर ओपन करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो एसिमेट्रिक वो होता है, और सिमेट्रिक में ये ज़रा डिफरेंट है कि जब उसका है नेक भी आगे की तरफ फ्लेक्स कर जाती है। अपराइट में उसको बिठाते हैं तो नेक भी फ्लेक्स कर गई है, आर्म्स भी फ्लेक्स कर गए हैं, लेकिन जो उसकी लेग्स हैं वो एक्सटेंड है। मोरो रिफ्लेक्स कौन सा होता है? मोरो रिफ्लेक्स बहुत कॉमन है, ये बहुत चेक किया जाता है बच्चे को। ऐसे अचानक से ना ऐसे उसे लगता है मुझे गिराने लगे हैं, तो उसके एक्सटेंड कर जाते हैं, उसके लिम्स एक्सटेंड कर जाते हैं, लेग्स हैं उसके जो आर्म्स हैं वो एक्सटेंड कर जाएंगी, तो यानी उसे ऐसे लगेगा कि मुझे गिराने लगे। स्टार्टेड उसके ऑपोजिट है, इसमें फ्लेक्स कर जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर रिप्रेस्ड बाय द 6 मंथ्स ऑफ द एज। तो ये हमने देख लेना है कि 6 महीने की एज के वक्त ये मतलब रिप्रेस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। तो ये हमें पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए है और फिर न्यूट्रिशन के लिए भी है। मैंने आपसे पहले भी बात की है, सकिंग रिफ्लेक्स आ जाता है और इसमें रूटिंग रिफ्लेक्स आ जाता है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइवल में लेब्रेंथाइन बता दिया। अच्छा, ये भी उन्होंने लेब्रेंथाइन दोनों रिलेटेड होगा आई थिंक सो। ये पोस्टरल भी है और ये प्रिमिटिव लिहाज से भी है, ये दोनों वे में कंसिडर किया जा रहा है। तो लेब्रेंथाइन को उन्होंने सर्वाइवल के लिए कहा है कि जब आपको इस तरफ टिल्ट किया जा रहा था तो आप अपनी नेक को मिड लाइन में कर रहे थे। ये कुछ चीज़ें हमने देखी हैं। फिर रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस इन डेवलपिंग फ्यूचर मूवमेंट। ये पोस्टल रिफ्लेक्सेस ऑब्वियसली सर्वाइवल में हमने प्रिमिटिव को देख लिया, और फ्यूचर में वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए हमने पोस्टल देख लिया। दे आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लेटर वॉलंटरी मूवमेंट। एक हम ऐसा करेंगे कि हम एक साइड पर पोस्टल रिफ्लेक्सेस सारे लिख लें, एक तरफ प्रिमिटिव लिख लें, और उन फिर आपको जब पढ़ेंगे तो डिफरेंस आपको याद होगा। अच्छा, तो ये पोस्टल है उनके नाम है और ये प्रिमिटिव के नाम है। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इंशाल्लाह आई विल डू दैट इंशाल्लाह। तो फिर पोस्टल रिफ्लेक्सेस क्या हैं जी? दे आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लेटर वॉलंटरी मूवमेंट रिफ्लेक्सेस integrated, modified and incorporated into more complex patterns to form a voluntary movement। तो उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्सेस ऐसे नहीं voluntary movement बन जाती, वो इंटीग्रेट होती हैं, थोड़े सा रिफ्लेक्स थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़े मॉडिफाई होते हैं, थोड़े इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड, मॉडिफाइड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू मोर कम्प्लेक्स पैटर्न्स टू फॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो इस तरह वॉलंटरी मूवमेंट बन जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी ऑटोमेटिक मूवमेंट इज़ प्रैक्टिस फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। ये मैंने थोड़ा सा पिक्चर ध्यान से नहीं ली हुई, बट इट्स ओके। कि ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है, पहले खुद ब खुद हो रही होती है, तो एक्चुअली ये प्रैक्टिस हो रही है। अभी शुरू में स्टेपिंग कर रहे हैं तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो चल मतलब थोड़ा सा पाँव ऐसे रख रहा है, बाद में उसकी वो वॉकिंग और रनिंग में काम आएगी, ठीक है। तो सम बिलीव रिफ्लेक्सेस में नॉट बी रिलेटेड टू द फ्यूचर मोटर डेवलपमेंट। ये वैसे लिखा हुआ उन्होंने। फिर स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि शायद इससे फ्यूचर में क्या काम होगा, लेकिन होता है। आगे जाता है जी इन्फेंट रिफ्लेक्स और फ्यूचर वॉलंटरी मूवमेंट। क्रॉलिंग बच्चा करता है तो वो क्रॉलिंग में ही आएगा। लेब्रेंथाइन उसको अपराइट रहने में हेल्प करता है। पाल्मर ग्रास्प, जो हम उसके पाम पे थोड़ा सा टच करते हैं तो वो ग्रास्प कर लेता है, तो वो ग्रास्पिंग में काम आएगा। कल को वो ग्लास पकड़ेगा तो ये रिफ्लेक्स उसका आगे इसलिए काम आ रहा है। वो स्टेपिंग कर रहा है तो वॉकिंग में काम आ रहा है। शुरू में ना हम चीज़ें सारी पढ़ रहे हैं जो कि हमारी MCQ वाइज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, हमारे नॉलेज वाइज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आगे फिर इसके बाद ऑब्वियसली हम रिफ्लेक्सेस को देखेंगे। रिफ्लेक्सेस एज डायग्नोस्टिक टूल। रिफ्लेक्सेस कैन डिटरमाइन लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन। रिफ्लेक्सेस से मतलब हमें पता चलता है कि बंदे का दिमाग ठीक है, न्यूरोलॉजिकली वो फिट है कि नहीं। अगर उसका ब्रेन वेल डेवलप्ड होगा तो रिफ्लेक्सेस एक टाइम तक रहेंगे, फिर डिसअपियर हो जाएंगे। रिफ्लेक्सेस आर एज स्पेसिफिक इन नॉर्मल हेल्थी इन्फेंट्स। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि एज स्पेसिफिक होते हैं, कुछ 3 मंथ के लिए रह रहे होते हैं रिफ्लेक्सेस, कुछ 4 के लिए, कुछ 6 मंथ्स के लिए, तो वो एज स्पेसिफिक होते हैं। फिर लिखा हुआ है severe deviation from normal time frame में indicate neurological immaturity और dysfunction। अगर डिविएट कर गया ना नॉर्मल टाइम से, अगर ज़्यादा ही डिविएट कर गया, मतलब 3-4 महीने का फ़र्क आ गया,
तो इसका मतलब है कि ब्रेन अभी मेच्योर नहीं हुआ। रिफ्लेक्सेस शुड बी टेस्टेड केयरफुली एंड ओनली बी ट्रेन्ड बाय प्रोफेशनल्स। ये लिखा हुआ है कि आप बड़े इसको ध्यान से टेस्ट करो और प्रोफेशनल्स ही टेस्ट करें, चेक करें। आम बंदा रिफ्लेक्सेस चेक करना बैठ जाए, वो मतलब ऐसे नहीं है। मतलब उसको पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। नीड स्टेट ऑफ क्वाइट, एक्चुअली ये कट गया, यहाँ पे लिखा हुआ नीड स्टेट ऑफ क्वाइट। खामोशी में आप कोशिश करें कि चेक करें, ये नहीं कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, रो रहा है, शोर हो रहा है और आप रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हो। दिस इज़ नॉट ट्रू। नीड स्टेट ऑफ, उन्होंने लिख दिया क्वाइट। आगे लिख दिया कि अगर बेबी रेस्टलेस है, मतलब वो ठीक नहीं है, वो क्राई कर रहा है या स्लीपी है, तो फिर वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर ठीक से फिर ये दो रिफ्लेक्सेस हम चेक कर रहे होते हैं। मोरो रिफ्लेक्स के बारे में लिखा है कि मे सिग्निफाई सेरिब्रल बर्थ इंजरी इफ़ लैकिंग और एसिमेट्रिक। अगर ये रिफ्लेक्स किसी बच्चे के अंदर नहीं है, मोरो रिफ्लेक्स यही है कि अगर हम उसको एक किस्म का डराते हैं कि हम इसको फेंकने लगे, एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर करके अपने बाजू के ऊपर उसको थोड़ा सा अपने बाजू की तरफ ही फेंकते हैं उसको। हाँ, हमने हाथ रखा होता है, सपोर्ट रखी होती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद मुझे गिराने लगे हैं और बच्चा फ़ौरन से एक्सटेंड कर लेता है अपने लिम्स को, अपने दोनों हाथों को, बाजुओं को। ठीक है, तो अगर वो चीज़ नहीं है या एसिमेट्रिक है, दोनों तरफ से करते ना, या एसिमेट्रिक का मतलब सिर्फ वन साइड से उसने एक्सटेंड किया, दूसरी तरफ से नहीं किया, तो मतलब उसको सेरेब्रल बर्थ इंजरी हुई है। मतलब जब वो है वो नॉर्मल था, है वो ठीक था, एसिमेट्रिक आ रहा है ना, यानी वो ठीक था, बर्थ के दौरान उसकी कोई ऐसी इंजरी हुई है कि वो अब ठीक से मतलब नहीं कर पा रहा, तो ये ब्रेन इंजरी एट द टाइम ऑफ द बर्थ। फिर एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स पे हमेशा याद रखना है कि ये टॉनिक नेक रिफ्लेक्स होता है, ये स्लीप से रिलेटेड होता है। जब हमने उसको मतलब एक जिस तरफ उसने अपना मुंह किया उस तरफ उसका बाजू एक्सटेंडेड होगा, बाजू सीधा होगा, दूसरी तरफ से फ्लैक्स होगा, तो मैं इंडिकेट सेरेब्रल पाल्सी और अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इफ परसिस्ट पास्ट नॉर्मल टाइम। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है जी? सीपी में इंडिकेट सेरेब्रल पाल्सी के मतलब वो बच्चा सीपी चाइल्ड है या फिर अदर उसको कोई ब्रेन प्रॉब्लम है। इफ़ परसिस्ट पास्ट नॉर्मल टाइम, यानी अगर वो परसिस्ट करता है अपने नॉर्मल टाइम से ज़्यादा देर के लिए भी रिफ्लेक्स का होना, ये भी एक गलत बात है। सीपी चाइल्ड में यही होता है कि ये रिफ्लेक्स ज़्यादा देर के लिए रह रहे होते हैं, जो कि नहीं ठीक। फिर रिफ्लेक्सेस एज डायग्नोस्टिक टूल में उन्होंने कहा मिलानी कंपैरेटिव न्यूरोमोटर डेवलपमेंट एग्जामिनेशन। ये जो मिलानी कंपैरेटिव न्यूरोमोटर डेवलपमेंट एग्जामिनेशन, ये एक टूल है, डायग्नोस्टिक टूल है ये एक। ये जो मिलानी कंपैरेटिव न्यूरोमोटर डेवलपमेंट एग्जामिनेशन, ये एक टूल्स है, एक स्केल है। इसके बारे में क्या होता है कि मतलब इसके अंदर उन्होंने अप्रोप्रिएट टाइम लिखा होता है कि ये रिफ्लेक्स इतनी देर के लिए, ये रिफ्लेक्स इतनी देर के लिए, इतनी देर तक बच्चे को चलना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन मतलब इसके अंदर फीड है। तो मेयर्स सेवरल इन्फेंट रिफ्लेक्सेस फ्रॉम बर्थ टू 24 मंथ्स। इसमें क्या होता है कि हम मेयर करते हैं कि इन्फेंट के रिफ्लेक्सेस बर्थ से लेकर उसके 2 साल तक हम देख लेते हैं कि मतलब उसके सारे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं कि नहीं। डेवलप्स प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड्स मूवमेंट इन रिलेशन टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू अ स्पेसिफिक एज। मतलब जो चीज़ एक्सपेक्टेड है, मतलब अब वो फॉर एग्जांपल 7 महीने का बच्चा है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैठे, तो ये जब ये सब चीज़ें फिर उसकी देखी जाती हैं, उसका प्रोफाइल चेक किया जाता है, डेवलप प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड्स मूवमेंट, उसकी मूवमेंट देखी जाती है और देखा जाता है कि क्या ये वाकई ये उसके बराबर है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसकी एज के हिसाब से। क्या 1 साल का हो गया, अब उसको वॉक करनी चाहिए कि नहीं। स्पेशली वैल्यूएबल विद चिल्ड्रन सस्पेक्टेड ऑफ मोटर डिले। और फिर ये स्केल उसके लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ये जो चीज़ है, ये टूल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिधर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिनमें आपको डिले का डर लग रहा है कि ये मोटर डिले के साथ है, मतलब इसकी मूवमेंट्स, इसका ब्रेन थोड़ा सा वीक है, तो उसके लिए ये फिर पता चल जाता है कि आप जब कंपेयर कर लेते हो। फिर रिफ्लेक्सेस एज डायग्नोस्टिक टूल में उन्होंने लिखा है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स प्रोफाइल के बारे में उन्होंने बात की है। क्वान्टिफिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ प्रेजेंस और स्ट्रेंथ ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। एक्चुअली बस ना, अगर ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो 5, ये उन्होंने आखिरी पॉइंट में यही बताया हुआ है ना कि 5 पॉइंट उनको दे दिए जाते हैं कि अगर रिफ्लेक्स प्रेजेंट और स्ट्रॉन्ग है तो 5 में से 5 है, 5 में से 4 है, या अगर है ही नहीं तो 0 पॉइंट दे दिया, तो क्वान्टिफिकेशन कर दिया उसको। अगर वो प्रेजेंट भी है या फिर उसके स्ट्रेंथ के लिहाज से कि कितना स्ट्रेंथ है ये रिफ्लेक्सेस, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है। 3 रिफ्लेक्सेस तो ज़्यादा चेक किए जाते हैं। ये मोरो हमें पता है कि उसको गिराना
बार बार हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट प्रिटेंड दैट के हम बेबी को गिराने लगे हैं, लेकिन हम उसको सपोर्ट रखी होती है तो बच्चा डर जाता है। ये मोरो रिफ्लेक्स है। ये सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स हम पहले ही बढ़ चुके हैं कि वो स्लीप वाला होता है, और सिमेट्रिक में ये होता है कि बच्चे को बिठा के आगे की तरफ ऐसे झुकाते हैं या पीछे करते हैं। सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स को मज़ीद हम इसको सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पिन पॉइंटिंग फिर आखिरी क्या था जी, 5 पॉइंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। 0 फॉर एब्सेंट, अगर कोई नहीं है तो वो एब्सेंट है। 4 फॉर सो स्ट्रॉन्ग इट डोमिनेट्स इंडिविजुअल, ठीक है। पिन पॉइंटिंग द नंबर ऑफ इन्फेंट रिफ्लेक्सेस, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज फॉर द सेम रिफ्लेक्स बाय एक्सपर्ट्स। अब रूटिंग रिफ्लेक्स को सर्चिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं और कार्डिनल पॉइंट रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने खुद याद करना है। रूटिंग के लिए सर्चिंग तो यूज़ किया है, लेकिन कार्डिनल पॉइंट्स रिफ्लेक्स लिखा हुआ उन्होंने साथ, हम ये भी पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सेस आर ऑफन पुअरली डिफाइंड एंड मोर कम्प्लेक्स दैन वंस थॉट। तो ये बहुत कभी कभी रिफ्लेक्सेस इतनी अच्छे से डिफाइन नहीं होते, और कुछ ज़्यादा भी रिफ्लेक्सेस हो, ज़्यादा भी वो कम्प्लेक्स होते हैं इंसान के सोच से भी ज़्यादा, लेकिन हम उनको नहीं इस तरह देखते। अब आ जाते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ये हमें नाम याद होने चाहिए कि ये सारे प्रिमिटिव में है, जो कि बिफोर बर्थ ही बच्चे के अंदर ये बनना शुरू हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस, ठीक है। जैसे कि पाल्मर ग्रेस्प, जब वो पैदा होता है और जब हम उसके पाम पे टच करते हैं तो वो अपनी उंगलियां से दबाता है, सकिंग रिफ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सर्च और रूटिंग आ जाता है, मोरो आ जाता है, स्टार्टल आ जाता है, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, मेट्रिक टोनिक, ये सारे आप देख लें कि ये कौन कौन से हैं। ये प्रिमिटिव हैं, ये वो सीखता नहीं है बल्कि उसके पहले ही मौजूद होते हैं। प्लांटर ग्रेस्प आ जाती है, बेबिंस्की, पाल्मर मैंडिबल, पाल्मर मेंटल, ये सारे आपने याद कर लेने हैं, प्रिमिटिव में होते हैं। ग्रेस्पिंग वाले, सकिंग वाले, मोरो, सिमेट्रिक वाले, फिर प्लांटर ग्रेस्प, बेबिंस्की, फिर पाल्मर मैंडिबुलर और पाल्मर मेंटल। ये कुछ चीज़ों के लिए हमें पिक्चर चाहिए होगी तो हम अपना लेक्चर ओपन कर लेंगे, अदरवाइज़ इन नोट्स से ही पढ़ लेते हैं हम। कि अब देखें पाल्मर ग्रेस्प, आपको पता है कि अब उसने अपनी हथेली ही बंद करनी है ना, तो अब हम ये रिफ्लेक्सेस पढ़ने वाले हैं। इसकी 4 अदर हेडिंग देख लेंगे, एक स्टिमुलस देख लेंगे, रिस्पॉन्स देख लेंगे, ड्यूरेशन देख लेंगे, कंसर्न्स। और ड्यूरेशन याद करने का तरीका मैंने यही सोचा है कि अभी तो मैंने ड्यूरेशन बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ड्यूरेशन के लिए एक पेज पे अलहदा सारे रिफ्लेक्सेस के नाम लिखकर साथ उनकी ड्यूरेशन लिख दें तो इंशाल्लाह ताला उस तरह फिर उसको याद कर लेंगे, एक ही जगह से पता चल जाएगा कि कौन सा कितनी देर के लिए जा रहा है। दिस इज़ माई आइडिया। खैर, स्टिमुलस के लिए उन्होंने हमें क्या बताया है जी, पाम स्टिमुलेटेड है। पाम के ऊपर हमने कोई भी चीज़ रखी तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, और फॉर रिस्पॉन्स 4 फिंगर क्लोज हो जाएंगे, इसमें अभी थंब इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सिर्फ पाम की बात हो रही है, वो अपनी उंगलियां बंद कर लेता है, हम उसकी हथेली पर अपनी उंगली रखते हैं तो वो फ़ौरन से बंद कर लेता है, तो ये पाम उसकी स्टिमुलेट होती है और 4 फिंगर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। फिर ड्यूरेशन के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 5 मंथ्स गेस्टेशन से 4 मंथ्स पोस्ट पार्टम, मतलब जब उसका आखिरी लास्ट 5 मंथ्स रह गए हुए थे गेस्टेशन पीरियड के, तो ये तब शुरू हो जाता है ये, और 4 मंथ्स तक रहता है पोस्टमार्टम। बर्थ के बाद 4 महीने तक जब हम उस बच्चे के अंदर ऐसे उंगली रखते हैं, ठीक है। 5 मंथ्स प्री नेचर उन्होंने बता दिया, 5 मंथ्स गेस्टेशन का बता दिया, और 4 मंथ्स उन्होंने आफ्टर बर्थ बता दिया कि ये रहता है। कंसर्न्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि मतलब अगर नो पामा ग्रेस में इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर कोई बच्चा कोई इन्फेंट अपना ग्रेस्प नहीं कर पा रहा, पामा ग्रेस्प नहीं शो कर रहा, तो मतलब उसकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको फ्लैसिडिटी हो सकती है, ठीक है, वो फ्लैसिड है ज़्यादा ही। अच्छा जी, वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल रिफ्लेक्सेस है मे लीड टू वॉलेंट्री रीचिंग, ग्रास्पिंग, मे प्रोडक्ट हैंडीनेस इन अडल्टहुड। तो ये अडल्टहुड के अंदर हैंडीनेस भी बताता है कि जिस हाथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रैस्प होगी, मतलब उसका वो डोमिनेंट हैंड है, उससे राइट करेगा या जो भी होगा, ठीक है। हैंडेडनेस पता चल जाती है इससे। सकिंग में भी यही पता है कि उसके लिप्स पे टच करो तो सकिंग एक्शन रिस्पॉन्स आता है। इन यूट्रो में ये भी शुरू होता है। ऊपर वाला हमने 4 मंथ का कहा था कि रहेगा, ये 3 मंथ्स तक रहता है सकिंग, ठीक है। ये इसके अंदर रिफ्लेक्स रहता है। और फिर कंसर्न्स के नो रिफ्लेक्स प्रॉब्लमेटिक फॉर न्यूट्रिशन, अगर ये रिफ्लेक्स ना हो तो बच्चा न्यूट्रिशन कैसे ले, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद हो जाता है ऑफन इन कंजक्शन विद सर्चिंग रिफ्लेक्स, और ये सर्चिंग ऊपर वाला पढ़ा है हमने, बल्कि सर्चिंग और रूटिंग, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स के साथ मतलब ये आ रहा होता है कि चीख के ऊपर अगर उसको हम रखें तो वो अपना मुंह, तो ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, उस तरफ वो मूव कर लेगा।
तो सकिंग और सर्चिंग रूटिंग मतलब ये आपस में कंजक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं, ये आगे उन्होंने बता भी दिया। पहले हमने पामर ग्रास्प देखा और फिर हमने सकिंग वाला देख लिया और अब हम देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास सर्च वाला, जिसमें हमने टच किया चीक को और फिर हेड मूव्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई चला गया। मतलब उसको यही दिल होता है कि मैं कुछ खा लूँ, मुझे कुछ मतलब न्यूट्रिशन मिल जाए, ये भी न्यूट्रिशन के लिए होता है। और ये भी 3 मंथ्स तक रहता है, जिस तरह सकिंग रिफ्लेक्स 3 मंथ्स के लिए रहा था, ये भी 3 मंथ्स के लिए रहता है। और नो रिफ्लेक्स प्रॉब्लमेटिक, अगर ये रिफ्लेक्स ना होगा नहीं होगा तो न्यूट्रिशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। No reflex or lack of persistence may be a sign of CNS or sensory motor dysfunction। और अगर ये रिफ्लेक्स नहीं है तो मतलब उसका CNS प्रॉब्लम है या उसकी सेंसरी मोटर डिसफंक्शन है। और ये वही बात कर रहे हैं कि इट इज़ यूज इन कंजक्शन विद सकिंग रिफ्लेक्स कंट्रीब्यूट्स टू हेड बॉडी राइटनिंग रिफ्लेक्सेस। तो ये पोस्टरल रिफ्लेक्स है, हेड बॉडी राइटनिंग रिफ्लेक्स है कि गर्दन आप फॉर एग्जांपल बॉडी को, आपने बच्चे की बॉडी को लेफ़्ट साइड पे रोटेट किया ना, थोड़ा रोल कर दिया, जैसा करवट बदलते हैं तो अपनी गर्दन को भी, अपने सर को भी उस तरफ मूव कर लेगा। या आपने सिर्फ उसका सर मूव किया तो वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करेगा उसी तरफ। तो ये राइटनिंग रिफ्लेक्स होता है। तो ये उसको भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा वाला, सर्चिंग। पहले वो अपनी सिर्फ गर्दन मूव कर रहा था ना, तो अब वो बॉडी के साथ अलाइन हो जाएगा। मोरो रिफ्लेक्स का इतना जिक्र हमने किया था, सडनली बट जेंटली लोअर द बेबीज़ हेड। हमने उसके हेड को ना बस ऐसे लोअर करना है, मतलब उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के ना वापस की तरफ फेंकना है, हल्का सा करना है। उसने ये आगे जेंटली लिखा हुआ है, हिट सरफेस बिसाइड्स बेबी। तो वो जो सरफेस है वो उसको हिट करेगी थोड़ी सी, और तो उसके आर्म्स और उसके जो लेग्स होंगी वो एक्सटेंड हो जाएंगी। तो ये उन्होंने हमें बताया कि ये स्टिमुलस था और ये रिस्पॉन्स आया। और ड्यूरेशन बता दिया है जी। प्री नेटल, ये भी क्योंकि हम प्रीमेटिव पढ़ रहे हैं तो ये सारे प्री नेटल होंगे। इन सब में आँख बंद करके आप प्री नेटल कह सकते हो बिकॉज दीज आर प्रीमेटिव। और 4 से 6 मंथ्स तक जाएगा, ये थोड़े ज़्यादा देर के लिए गया। बाकी 3 मंथ्स के लिए थे, 4 मंथ्स के लिए थे। ये मोरो, ये डरने वाला, इसको हम दूसरा नाम मैंने रखा हुआ है आसानी के लिए। 4 से 6 मंथ्स के लिए रहता है। और कंसर्न्स क्या है, में सिग्निफाई CNS डिसफंक्शन रिफ्लेक्टिंग। ये क्या सिग्निफाई कर रहा होता है जी, अगर ये रिफ्लेक्स नहीं है तो मतलब ब्रेन प्रॉब्लम है। और सेंसरी मोटर प्रॉब्लम भी उन्होंने बता दिया कि मतलब उसकी बच्चे की सेंस में और उसकी मोटर रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम है। ऊपर में भी यही पढ़ा था, सेंसरी मोटर जो हमारा सकिंग था, सर्चिंग वाला था, सेंसरी मोटर। और मोरो में भी हमने यही पढ़ा। ठीक है, मोरो देख लिया। अच्छा, इसके आगे कंसर्न्स में और बता रहे हैं, डिले सिटिंग एंड हेड कंट्रोल इफ परसिस्ट में इंडिकेट इंजरी टू द वन साइड ऑफ द ब्रेन। यही पढ़ा है ना हमने, मोरो के ही कंसर्न्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, मे डिले सिटिंग एंड हेड कंट्रोल इफ परसिस्ट। ठीक है, समझ आ गई कि उसने यही बताया कि हर रिफ्लेक्स का अपने टाइम पर होना ही ज़रूरी है, लेकिन अगर वो अपने टाइम से ज़्यादा देर के लिए है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? अगर बच्चा डरता ही रहेगा, तो वो बैठेगा कैसे? ठीक है, अगर वो एक्सटेंड ही करता रहेगा तो वो सिटिंग में कैसे, और वो अपना हेड कंट्रोल कैसे करेगा? तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए आया, तो 6 मंथ्स के अंदर इसको ख़त्म भी हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं डिले से ये सिटिंग को डिले कर सकता है, हेड कंट्रोल को डिले कर सकता है अगर ये परसिस्ट करता रहता रहे। मैं इंडिकेट इंजरी टू द वन साइड ऑफ द ब्रेन इफ एसिमेट्रिकल। तो ये अगर एसिमेट्रिकल होगा तो मतलब ब्रेन इंजरी हुई है at the time of the birth। and reaction time increases with age, precedes starter reflex। ये starter reflex से पहले आता है और starter reflex इसके बाद आएगा, उन्होंने यही बताया है। और ये विद एज, इसका टाइम है पता नहीं, रिएक्शन टाइम उन्होंने कहा इंक्रीज रहता है विद एज। फिर स्टार्टर रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्स दोनों समझो एक किस्म के बहन भाई हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके अंदर सेम बिल्कुल मोरो जैसा है, लेकिन इधर बच्चा फ्लेक्स कर लेगा और पहले एक्सटेंड करता है और ये उसके बाद आता है ना, आर्म्स एंड लेग्स उसने हमें बता दिया, फ्लेक्स कर लेगा ये 2 से 3 मंथ्स आफ्टर मोरो डिसअपियर्स। जब मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर हो गया उसके 2-3 महीने के बाद ये आता है और फिर 1 साल तक रहता है ये। तो ये पहले वो डरते हुए एक्सटेंड कर लेता था अपने लिम्स को, अब वो सिमट जाएगा, फ्लेक्स कर लेगा। और लेस वियर स्टार्टर रिफ्लेक्स एलिसिटेड थ्रू लाइफ स्पैन। और ये लेस वियर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पूरी ये लाइफ स्पैन तक ये रहता ही है। अच्छा, एसिमेट्रिक टॉनिक नेक के बारे में क्या लिखा हुआ है जी, हम जिसको स्लीप वाला कह रहे होते हैं।
बच्चा चाहे प्रोन में लेटा हुआ है या सीधा लेटा हुआ है, सो रहा है या जो भी है, टर्न हेड टू द वन साइड। जब वो अपना हेड खुद टर्न करेगा या हम उसका हेड टर्न करेंगे तो उसके लिम्स क्या करेंगे जी, फ्लेक्स कर देंगे, एक साइड पर एक्सटेंड कर देंगे, अदर साइड पे हेड। जिस साइड पे टर्न किया हेड, उन्होंने ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखा, जिस साइड पर हेड किया उस साइड पे एक्सटेंड कर लेंगे, और जिस साइड पर उसका हेड नहीं है उस साइड पे फ्लेक्स किया होता है। बिल्कुल ये हमारे पास आ जाती है बो एंड एरो जिसको कहते हैं। ये I'm taking a little bit time, बट ये उन्होंने हमें ये पाल्मर देखें, ये ग्रेस्प ऐसे करके बच्चे पकड़ लेते हैं। ये वो उसके चीक के ऊपर जब हम करते हैं तो वो, ये वैसे तो सकिंग वाला बिल्कुल उसके लिप्स को ही टच किया हुआ है, लेकिन ये देखें इधर हमने उसके चीक पे हाथ रखा है तो वो उधर मूव कर लेगा। ये मोरो है, ये अभी उसने बिल्कुल प्रॉपर उन्होंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ पिक्चर्स में प्रॉपर शो होता है। इधर इतना अच्छा नहीं शो हो रहा, जिधर उसने हट किया होता है वो बिल्कुल एक्सटेंड होती है, दूसरी फ्लैक्स होती है। स्टार्टर भी यही होता है। ओह सॉरी, मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, आई एम रियली सॉरी। मोरो जिसमें डर जाता है, ये देखें उसने एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है शो किया। जिधर उसने एक्सटेंड किया बच्चा जैसे कि डर के उसने अपने बाजू खोलनी है, ये आ जाता है स्लीप वाला। जिस तरह इधर बिल्कुल एक्सटेंड उसने किया हुआ था, इधर इधर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, एक्सटेंड बिल्कुल इधर होता है, और दूसरी तरफ फ्लैक्स ज़्यादा देखें, ज़्यादा फ्लैक्स है, और जिस तरफ सारा सारा उस तरफ एक्सटेंड होता है। और ये साथ भी हम सिमेट्रिक टोनिक नेक भी देख लेते हैं, बो एंड एरो और फिंसर जिसको कह दिया। हम चले वापस आते हैं, जब वापस आएंगे फिर पढ़ते हैं। ठीक है, पिक्चर्स हमने देख ली हैं। स्टार्टर पे हम पहुंचे थे कि लसफीर होता है, फिर एसिमेट्रिक हम कह रहे थे, और हमने देख भी लिया बच्चा किस तरह सो रहा था। और ये आफ्टर बर्थ से 3 मंथ्स तक रहता है। इनहिबिटेड बाय द बायलेटरल बॉडी अवेयरनेस, मतलब जब बच्चे को अवेयरनेस हो गई है, बायलेटरल बॉडी अवेयरनेस हो गई है, जब बच्चे को अपनी बॉडी का पता चल रहा है, जब उसको अवेयरनेस आ रही है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है, ये स्लीप वाला, ठीक है। और फिर इनहिबिटेड बाय दी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जब एक बच्चे के अंदर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ जाती है तो ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है। और इसको हमने बो एंड एरो का भी नाम दिया, फेंसर्स पोजीशन का भी नाम दिया। फिर सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स आ जाता है, ठीक है, हम वो देख लेते हैं, और इसको हम देख लेते हैं ध्यान से। मेरा दिल है इसको मैं नेट पे भी सर्च करके देख लेती, ये टिप फॉरवर्ड क्या है। वेट अ मिनट। हाँ जी, ये सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स हम इसको स्लाइड से ही पढ़ेंगे, इधर से ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि बेबी सिटिंग अप एंड टिप फॉरवर्ड। मुझे पहले कन्फ्यूजन हो रही थी कि व्हाट इज़ दैट टिप, लेकिन ये हेड ही है, क्योंकि नेट पे मैंने सर्च किया, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हेड फॉरवर्ड होगा या हेड बैकवर्ड होगा, तो ये हेड की ही बात हो रही है, ठीक है। वो सीधा ऐसे बैठा हुआ था क्वाड्रपल्ड पोजीशन में, मतलब इस तरह करके 4 लिम्स के थ्रू वो बैठा हुआ है, और उसकी जो हेड है वो फॉरवर्ड, जब उसका हेड आगे की तरफ मूव किया है तो नेक उसकी और आर्म्स वो फ्लेक्स कर गए हैं। नेक और आर्म आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि उसकी नेक भी फ्लेक्स्ड है और उसके आर्म्स भी फ्लेक्स्ड हैं, और उसके जो लेग्स होंगी वो एक्सटेंड होंगी। इसी तरह जब उल्ट कर दिया, बेबी पहले भी सीट किया, अब उसको हमने जब टिप बैकवर्ड किया, जब हमने उसके सर को यूँ पीछे की तरफ मूव किया तो नेक्स्ट तो एक्सटेंड हो ही रही है, तो नेक उसकी एक्सटेंड कर जाएगी, आर्म्स भी एक्सटेंड कर जाएंगे और लेग्स इधर फ्लेक्स कर जाएंगी। तो ये ऑपोजिट है, इसको आपने किसी तरह से भी रटा मारना है, रटा इन केस फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज़ आपने इसको मेमोराइज ही करना है। कि हमने क्या किया कि बेबी सिटिंग अप है, और उसका जो जब टिप की बात कर रहे हैं वो फॉरवर्ड होगी, तो उसकी नेक भी हमने देख रहे हैं कि फ्लेक्स कर जाएगी, उसके आर्म्स भी फ्लेक्स कर जाएंगे, सिर्फ लेग उसकी एक्सटेंड करेंगी। इसी तरह जब टिप बैकवर्ड गई है, जब उसका सर बैकवर्ड गया तो उसकी नेक भी एक्सटेंड कर जाएगी, उसके हाथ भी जो उन्होंने आर्म्स कह रहे हैं आर्म्स भी एक्सटेंड कर जाएंगे, लेकिन लेग्स फ्लेक्स रह जाएंगी। और ये आफ्टर बर्थ से शुरू होता है और 3 मंथ्स तक ये जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये लिख दिया, ड्यूरेशन बता दिया इसकी, हमने पिक्चर से अच्छे से देख लिया, ड्यूरेशन बता दिया आफ्टर बर्थ से 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स तक रहता है। और परसिस्टेंस ये सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स था, ठीक है, इसके अंदर नेक फ्लेक्स की है, एक्सटेंड की है, हमने देख लिया क्या हुआ है क्या नहीं। परसिस्टेंस में इम्पीड
पर इसकी अगर ये रहे परसिस्ट करे, ये रहे कुछ देर, तो इम्पीड, ये स्टॉप कर सकते हैं मैनी मोटर स्किल्स एंड कॉज स्पाइनल फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़। क्योंकि हमने अभी बात की है ना, नेक फ्लेक्स कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो MCQ आए या कोई भी हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जो कि स्पाइनल फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कर सकते हैं, तो वो सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स है, ठीक है। जो कि मोटर स्किल्स के अंदर भी प्रॉब्लम काज कर सकता है। प्लांटर ग्रैस्प की पिक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पाँव के अंदर वो ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा, जिस तरह हाथ से वो उंगलियों से पकड़ता है, इसी तरह पाँव से। टचिंग द बॉल ऑफ द फुट, जब हम उसकी जो बेस है या बॉल ऑफ फुट कह रहे हैं, वो बॉल ऑफ फुट के ऊपर जब टच करते हैं तो टो ग्रैस्प कर लेती हैं। ये बर्थ से 1 ईयर तक रहता है, जब तक बच्चा चलता नहीं है ना, ये तब तक रहता है। और मस्ट डिसअपियर बिफोर द बेबी कैन स्टैंड और वॉक। तो उसने कहा ये डिसअपियर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ तो उसकी जब भी वो फिल्म सरफेस के ऊपर ऐसे पाँव रखेगा, उसने फिंगर स्टन कर लेनी है, तो वो खड़ेगा चलेगा कैसे। जब वो किसी ज़मीन पर, फर्श पर, फर्म सरफेस के ऊपर वो अपना पाँव रखेगा, तो अगर ये रिफ्लेक्स हुआ तो उसकी फिंगर्स क्या कर जाएंगी, ग्रैस्प कर लेंगी उसकी टोज़ पाँव की। इसलिए उसने लिखा है कि जब वो स्टैंडिंग कर रहा है या वॉकिंग करने के लिए तैयार है, तो उससे पहले ये डिसअपियर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसको जूते अक्सर जो माँ हैं वो फिर यही प्रॉब्लम करती हैं, उन्हें यही इशू होता है ज़्यादा कि छोटे बच्चों को उन्हें प्यारे प्यारे जूते पहनाने का दिल करता है, लेकिन उनका ये रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड होता है, तो फिर वो जूते नहीं पहनाने देते, बहुत मुश्किल से उनको जूते पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो फिंगर्स को टर्न कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं। बेबिंस्की भी यही है कि हमने स्ट्रोक करना है बॉटम और द लेटरल पोर्शन ऑफ द फुट। जो फुट का बॉटम होता है जी, जो लेटरल पोर्शन है, उधर हमने उसको स्ट्रोक करना है, उधर बस हमने उसको स्टिमुलेट करना है। चाहे उंगली के साथ आप उसको टच करो। लेटरल ऑफ द फुट कौन सा होता है, लिटिल फिंगर की तरफ वाला, ठीक है। लेटरल साइड पे या बॉटम ऑफ द फुट के ऊपर किया तो ग्रेट टो डाउनवर्ड कर लेगा, जिसको हम कहते हैं जी प्लांटर फ्लेक्शन, आई थिंक सो, फ्लेक्स हो जाएगा हेयर, तो रिस्पॉन्स उसका ये आएगा। तो बर्थ से 4 मंथ्स तक होता है, और ये भी 4 महीने तक है। टेस्ट फॉर पैरामिडल ट्रैक्ट, इसको करके आपको पैरामिडल ट्रैक्ट का पता चल जाता है। एबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्शियस वॉलंटरी मूवमेंट, तो ये हम अपने लिए इसको मज़ीद एम्फसाइज कर लेते हैं, मज़ीद इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्स है जो कि टेस्ट कर रहा है पैरामिडल ट्रैक्ट को, बेबिंस्की। तो ये MCQ के लिए या वैसी नॉलेज के लिए याद कर लें कि पैरामिडल ट्रैक्ट के लिए ये टेस्ट कर रहा होगा, एबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्शियस वॉलंटरी मूवमेंट। फिर पाल्मर मैंडिबुलर आ जाता है, और पाल्मर मेंटल, ये सिर्फ 2 रह गए हैं जी इसके अंदर, जो कि हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थे जी। पाल्मर मैंडिबुलर आ जाता है जी। स्टिमुलस क्या है, प्रेशर टू बोथ पाम्स। हमने क्या किया कि प्रेशर दिया, दोनों पाम्स को ना के ऊपर प्रेशर दिया, तो जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा और अपना मुंह खोल लेगा, और नेक फ्लेक्स कर लेगा, गर्दन आगे की तरफ झुका लेगा, विच टेल्स द हेड फॉरवर्ड, और हेड यानी फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एक रिस्पांस है कि जब बच्चे के दोनों पाम्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालो, तो आंखें बंद कर लेगा, मुंह खोल लेगा और नेक को फ्लेक्स कर लेगा, जिस तरह हेड फॉरवर्ड आ जाता है। तो ये आपने याद खुद करना है, ठीक है, कि उसके पाम्स के ऊपर प्रेशर डाला और उसने अपनी आइज़ क्लोज़ कर ली, मुंह खोल लिया और नेक पे फ्लेक्स कर ली, और टिल्ट कर दिया हेड को फॉरवर्ड। बर्थ से 3 मंथ्स तक होता है, और इसको बेबकिन, जिसमें बेबिंस्की साइन हमने देखा है, बेबिंस्की बेबिंस्की देखा है, लेकिन ये बेबकिन है। तो दोनों में, बेबिंस्की में और बेबकिन में फ़र्क है। तो ये बेबकिन रिफ्लेक्स है। कोई पूछे जी व्हाट डू यू नो अबाउट द बेबकिन रिफ्लेक्स, तो ये हमें इस तरह करके भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, बेबकिन रिफ्लेक्स क्या होता है, तो वो पाल्मर मैंडिबुलर होता है, ठीक है। पाल्मर मैंडिबुलर को हमने बेबकिन भी नाम दिया, और जिसके अंदर उसने आंखें बंद कर ली, तो मुंह खोल लिया और नेक फ्लेक्स कर ली, जो कि हेड फॉरवर्ड में आ गया। तो जो मैंडिबल होता है वो लोअर जॉ को कहते हैं ना, हमने वो देखा है। लेकिन अब उसने मेंटल का भी कहा है, ये कैसे है, जस्ट स्क्रैच द बेस ऑफ द पाम। हम पहले तो प्रेशर डाला था दोनों पाम्स के ऊपर, पहले दोनों पाम्स पे प्रेशर डाला था, उसकी आंखें तो बच्चा बंद होगी, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्सिव मूवमेंट होती है। और अगर उसको स्क्रैच करें जस्ट बेस ऑफ द पाम पे, तो उसका लोअर जॉ ओपन और क्लोज होएगा, क्योंकि लोअर जॉ ही हमारे पास सिर्फ मूवेबल जॉ है, बस वही मूव करता है, तो लोअर जॉ नहीं मूव करना है, और ये बर्थ से 3 मंथ्स तक रहेगा। चलें जी, ये हमारे अल्लाह का शुक्र है हो गई हैं, और चंद हमारे पास वो रह गई हैं पोस्चरल रिफ्लेक्सेस।
स्टीरियोटाइपिस पहले पढ़ लेते हैं, स्टीरियोटाइपिस कर लेते हैं और फिर पोस्चरल रिफ्लेक्सेस रह जाएंगे। मैं चाहती हूँ एक लंबी वीडियो आई नो बन गई है, इतनी लंबी किसी से देखी नहीं जाती, बट स्टिल मैं चाह रही हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ हो जाए। स्टीरियोटाइपिस क्या होती हैं जी? रिफ्लेक्सेस आर मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ ह्यूमन मूवमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स। तो रिफ्लेक्सेस के बारे में लिखा हुआ है कि मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, हम ह्यूमन मूवमेंट को एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होते हैं और वो रिफ्लेक्सेस ही होती हैं। बच्चों के मूवमेंट एक्चुअली रिफ्लेक्सेस ही होते हैं। उसके नतीजे में फर्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर स्टीरियोटाइपिस की डेफिनेशन वो हमें बताना चाह रहे हैं कि दे आर एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑब्जर्वेबल ड्यूरिंग इन्फेंसी। अदर फॉर्म ऑफ मूवमेंट है जो कि इन्फेंसी के अंदर हम देख रहे होते हैं। अब डेफिनेशन आई है जी, कैरेक्टराइज्ड बाय द पैटर्न्ड स्टीरियोटाइप्ड हाईली इंट्रिंसिक एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है जी? ये पैटर्न्ड होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द पैटर्न्ड, ये एक पैटर्न में हो रही होती है और स्टीरियोटाइप्ड होती है। तो डेफिनेशन अगर आ गई एमसीक्यू के लिए, तो स्टीरियोटाइप्ड अगर पहले लिखा होगा तो हमें पता चले। मैं इसकी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, एमसीक्यू कह रही हूँ, ताकि हम याद कर लें इस चीज़ को, इसको इस लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के याद कर लें। हेयर पैटर्न होती है, स्टीरियोटाइप्ड होती है, हाईली इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक होता है ना, अंदर से इंटरनल टाइप, इंट्रिंसिक होती है। और इनवॉलंटरी होती है। पैटर्न, स्टीरियोटाइप्स, इंट्रिंसिक एंड पैटर्न, सॉरी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है बॉडी की। लॉरी ने क्या बताया था 1949 के अंदर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है। इन तीनों में से कोई एक पॉइंट लिख कर पूछ सकता है कि लॉरी ने कहा था या थैलन ने कहा था या किसने कहा था। तो अगर हमने पढ़ा होगा तो हमें पता होगा एमसीक्यू के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए कि लॉरी ने क्या कहा था। अनयूजुअल मूवमेंट आर इनहेरेंट एंड क्रूशियल टू द लाइफ ऑफ हेल्दी चाइल्ड। तो उसने ये लिखा है अनयूजुअल मूवमेंट होती है लेकिन ये इनहेरिट होती हैं, वालिदैन से बच्चे लेते हैं। स्टीरियोटाइप्स की बात तो हमने कर ली, पैटर्न मूवमेंट थी, ये क्या होती हैं? बच्चे अक्सर लोगों को, बड़े लोगों में अक्सर हमने ये देखा है, लोगों को आदत होती है ऐसे हाथ पाँव हिलाने की, ऐसे बैठे होंगे फारिग और ऐसे पाँव हिला रहे होते हैं, पाँव और टांग हिला रहे होते हैं। तो वो स्टीरियोटाइप्स की ही एक्चुअली एक फॉर्म होती है एनजाइटी को दूर करने के लिए। यही लॉरी ने भी कहा था। उसने क्या कहा था कि ये अनयूजुअल मूवमेंट होती हैं, इनहेरिट होती हैं, ये हम वालिदैन से लेते हैं और ये लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं एक हेल्दी चाइल्ड के लिए। और फिर ये डिक्रीज़ कर रही होती है टेंशन को और एनजाइटी को। और फिर क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड स्टिमुलेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेटर वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो ये क्या प्रोवाइड कर रही होती है जी? स्टिमुलेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेटर वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, ये एक स्टिमुलेशन मिल जाती है हमें ताकि बाद में वॉलंटरी मूवमेंट को डेवलप करने के लिए एक किस्म की स्टिमुलेशन है। तो एक अनयूजुअल मूवमेंट थी, फिर हमने कहा इनहेरिट थी और क्रूशियल थी, और फिर हमने कहा टेंशन एनजाइटी को रिमूव करती, लॉरी ने कहा था। और फिर हमने कहा कि ये किस्म की स्टिमुलेशन होती है जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटर वॉलंटरी मूवमेंट्स। फिर थैलन ने क्या कहा था जी? सर्व नो पर्पस। थैलन की अपनी बातें हमने याद रखनी है। व्हाट इज़ दैट नेम? आई जस्ट रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आई एम सेइंग इट थैलन। व्हाट इज़ दैट? ओके, थैलन क्या है जी? सर्व नो पर्पस, इनका कोई मकसद नहीं होता। नॉट रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम एंड इन्फेंट्स स्पेंड अप टू 40% ऑफ द टाइम एग्जिबिटिंग स्टीरियोटाइप्स, पीक्स एट 24 to 42 आवर वीक्स। अच्छा, तो का ये ऐसी मूवमेंट है, इन मूवमेंट का कोई मकसद ही नहीं है, ये थैलन ने कहा। और फिर क्या कहा? नॉट रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसको कोई इतना खास रेगुलेट कोई नहीं कर रहा। ठीक है, नो पर्पस, नॉट रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। अगर जो इन्फेंट्स हैं अपना 40% जो अपना टाइम है वो स्टीरियोटाइपिस करते हुए गुजारते हैं। और ये पीक कब होती है? जब बंदा 24 वीक्स का होता है, यानी 6 मंथ्स का या फिर 10 मंथ्स का। ठीक है, क्योंकि 4 6 था 24, तो ये 6 मंथ्स का जब बच्चा होता है तब ये बहुत पीक पर होती हैं ये मूवमेंट्स। या 10.5 महीने का बच्चा अगर, ठीक है, वहाँ तक 6.5 से 10.5 महीने का बच्चा चले गया है, तो वो अपना 40% वक्त तो स्टीरियोटाइपिस में गुजारते हैं। ये भी थैलन ने कहा था। और क्या था? ये ग्रुप्ड स्टीरियोटाइपिस होती हैं बाय बॉडी रीजन। ग्रुप्ड स्टीरियोटाइपिस मतलब सिर्फ टांग मूव नहीं कर रही, टांग के साथ पाँव भी मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। लेग्स एंड फीट मूव कर रहे हैं, हैंड्स एंड आर्म मूव कर रहे हैं, फिंगर्स, टॉर्सो, हेड एंड नी। तो लेग्स एंड फीट की बात कर ली हमने, हैंड्स एंड आर्म की बात कर ली, फिंगर्स की बात कर ली, टॉर्सो की बात कर ली, हेड एंड फेस की बात कर ली। ठीक है, फिंगर्स मूव कर रही होती हैं और ये सब चीज़ें हमने देख ली। फिर कॉमन स्टीरियोटाइपिस हो जाती हैं जी। सिंगल लेग किक,
सिंगल लेग किक कुछ लोग कर रहे होते हैं, सिंगल लेग किक, 2 लेग किक, अल्टरनेट लेग किक। ये हमने 3 किस्म की, सिंगल, 2, अल्टरनेट। फिर आर्म वेव विद ऑब्जेक्ट, इसको हम इतना डिटेल से नहीं पढ़े इसलिए हम इसको सिर्फ नाम अभी याद कर रहे हैं कि आर्म वेव करते हैं, लोगों को आदत होती है आर्म वेव विद ऑब्जेक्ट। अभी यार हम पीड्स की बात कर रहे हैं, बच्चों की। आर्म बैंगिंग अगेंस्ट अ सरफेस, फिंगर फ्लैक्शन, ठीक है। सिंगल लेग, 2 लेग, अल्टरनेट लेग किक, आर्म वेव विद ऑब्जेक्ट, आर्म बैंगिंग अगेंस्ट अ सरफेस, फिंगर फ्लैक्शन। कुछ पोस्टर रिफ्लेक्सेस है, सिर्फ नाम बताऊंगी या जस्ट अ लिटिल टच देंगे हम इनको, ताकि ये लेक्चर जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाए। हमने पहले एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स देखा, सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स देखा, मोरो देखा, हमने काफ़ी सकिंग, रूटिंग और फिर प्लांटर ग्रास्प, पाल्मर ग्रास्प, ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सब बोल दिए मैंने, वो सब चीज़ें थी हमारे पास किस में, प्रिमिटिव में। लेकिन पोस्चरल जो बॉडी को अपराइट रखते हैं उसमें स्टेपिंग आ जाता है, बॉडी को अपराइट रखता है, क्रॉलिंग, बच्चा चल रहा है, क्रॉल कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, हेड एंड बॉडी राइटनिंग है, लेब्रिंथ है, इन दोनों में आई थिंक सो आ रहा होता है, और पैराशूटिंग है, पुल अप है। मेरा दिल है कि ये जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। सो अभी के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।